गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी ज्योग्राफी का, और उसमें हमने अच्छे से हर एक चैप्टर को कवर किया, समझा, जाना कैसे किया है, हर एक चैप्टर को विस्तार से समझा। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनमें से कुछ जो उनकी जो विषय सूची है उसके बारे में आज हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है, और हम इस चैप्टर को अच्छे से इस जो हमारा जो क्लास 7th की एनसीईआरटी इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो पहला जो अध्याय हमारा है, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा पर्यावरण। यहाँ पे हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है हमारी पृथ्वी के अंदर के भाग कैसे हैं, किस प्रकार हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है, अंदर के भाग कैसे बने हुए हैं, किस तरह है, ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से जो भी हम देख सकते हैं उसको हम बाद में मेंशन करेंगे। उसके बाद तीसरा जो अध्याय हमारा, हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है किस प्रकार बदल रही है, इसको हम देखेंगे। चौथा है वायु, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाँचवा जल, और उसके बाद हम छठवां देखेंगे, हमारी जो छठवां टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। उसके बाद जो सातवां है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन, संचार। उसके बाद आठवां जो हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और जो नवा टॉपिक है हमारा रेगिस्तान में जीवन। यानी कि उसमें कुल टोटल जो हमारा चैप्टर है 9 चैप्टर है, और इसको हम लोग जहाँ तक करेंगे कि एक वीडियो में समाप्त हो जाए। अगर कोई चैप्टर लंबा हुआ तो उसको हम 2 या 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी आज का जो हमारा चैप्टर होगा, हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है पर्यावरण। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ बच्चों का फिगर, जो कि इन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को इस बुक में समझाया गया कि क्या है पर्यावरण। जैसा कि इसमें बताया कि 5 बच्चे हैं जो कि इनकी गर्मियों की छुट्टी हुई थी और ये स्कूल जाना बंद कर दिए थे क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था। और जब इनका स्कूल खुलता है तो यह स्कूल जाते हैं, देखते हैं कि जो इनका जो स्कूल है वहाँ का पर्यावरण बहुत सा बदला दिखाई दे रहा है। मतलब वहाँ पे कुछ खुदाई की गई है, तो ये जाके अध्यापक से पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों खुदाई क्यों की गई है। तो इनकी जो मैम है वो आंसर देती हैं, जवाब देती हैं कि हमारी ज़रूरतों के कारण, जैसा कि हमने हमारी जो ज़रूरत है उसी के कारण हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनमें परिवर्तन कर रहे हैं या फिर इनमें बदलाव कर रहे हैं। इसी कारण यहाँ पे जो हमारा पर्यावरण है इनमें परिवर्तन आ रहा है। तो इनमें जो इतने बच्चे आपको दिख रहे हैं, तो इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि पर्यावरण होता क्या है। तो फिर उसके बाद पर्यावरण को अच्छे से समझाया गया। यही इसमें कहानी दी गई है जिसके माध्यम से बताया गया है। तो पर्यावरण बेसिकली हम जानते हैं कि क्या होता है। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, यानी कि परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा, मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर इसकी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो यहाँ पे पर्यावरण आपको देखने को मिल जाएगा। रुकिए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट, किसको, पर्यावरण को। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका जो शब्द है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है, पड़ोस। उसके बाद अगर हम जो बोलते हैं पर्यावरण की, अगर हम परिभाषा देखते हैं तो जो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रवृत्ति को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण। मतलब कि जो हमारे चारों तरफ जीव जंतु हैं, पर्यावरण, जो कुछ भी आप चारों तरफ आप देखते हैं अपने चारों तरफ, वही हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा आपको दिख जाएगा, ये पर्यावरण को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्राकृतिक में वायुमंडल देखने को मिल जाएगा। जो आप, जबकि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ भाग जो है आपको देखने को मिल जाएगा ठोस है, जिसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। तो हमारे जो पर्यावरण का एक भाग हो गया स्थल मंडल, और हमारी पृथ्वी पे पानी की अधिकता है, यानी कि जल की अधिकता है, तो एक दूसरा में मंडल दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं जल मंडल।
और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको घेरा बनाया था। तो और इसके और किसी भी जीव जंतु के जीवन के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, गैसों की व्यवस्था होती है। तो क्या ये गैस क्या है, गैस कहाँ पे मौजूद होगा, वायुमंडल में ही। तो हमें यानी कि हमें वायुमंडल की भी आवश्यकता होती है एक जीव या फिर एक मानव जाति के जीवित रहने के लिए। किसकी आवश्यकता होगी, तो वायुमंडल की। और इन तीनों का सहयोग करें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जैवमंडल। यानी कि हम मान लेते हैं ये हमारा स्थल मंडल है, क्या मंडल, स्थल मंडल है, दूसरा जल मंडल है, तीसरा वायुमंडल है। इन तीनों के सहयोग से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इन तीनों के सहयोग से एक नया मंडल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल। जहाँ पे जीव जंतु के लिए या फिर मानव जाति के लिए उनके जीवन के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त होती है। कहाँ पे, इसी जैवमंडल में। तो ये जो आपको दिख रहा है कि हमने जो भी मंडल बताया, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल एवं सजीव मंडल, जिसको हम जैव मंडल भी कहते हैं, तो यहाँ पे जीवन संभव होता है। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक घटक हैं। पर्यावरण के कौन से घटक हैं, प्राकृतिक। और जो मानव निर्मित हैं, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा इमारतें हुई, पार्क हुआ, पुल हुआ, सड़क, और उसके बाद आपको देखने जाएगा यहाँ पे उद्योग, स्मारक क्या है, ये सब क्या है, ये सब मानव द्वारा बनाए गए हैं। जबकि ये जो आपको दिख रहा है क्या है, यह प्रकृति द्वारा बनाया गया, जो कि पहले से ही धरती पे मौजूद है। और उसके बाद आपको देख जाएगा मानव में यहाँ पे एक व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा जो है, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है, ये सब आपको मानव के अंतर्गत दिख जाएगा। ठीक है, इसके घटक हो गए। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे दो शब्द दिया है, जीवी और अजीवी। जीवी का इसका यहाँ पे अर्थ होता है बायोटिक। क्या होता है, बायोटिक। और यहाँ पे अजीवी है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉन बायोटिक। क्या बोलते हैं, नॉन बायोटिक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में यही बोलते हैं। उसके बाद यह जीवी या फिर अजीव या फिर हम कहें बायोटिक, अबायोटिक, ये होता क्या है। बायोटिक अर्थ होता है सभी प्राणियों का संसार, यानी कि यहाँ पे जो जीव है, यानी कि इसमें जिसमें जीवन होगा वह क्या होगा, बायोटिक के अंतर्गत आएगा, जिसमें जीवन होगा। और जिसमें जीवन नहीं होगा वहाँ पे अबायोटिक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि स्थल, इसमें कोई जीवन है नहीं है, लेकिन एक जीव है, एक पादप है, तो क्या इसमें जीवन है, बिल्कुल है। जीव यह एक दूसरे स्थान पे चल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, इत्यादि आपस अपनी क्रियाएं कर सकता है। तो क्या हुआ, ये जीव के अंतर्गत आ गया। और जो ये सब नहीं कर सकता वो क्या होगा, निर्जीव के अंतर्गत आ गया, वो क्या होगा, अजीवी होगा, नॉन बायोटिक कहलाएगा। हमने तो वैसे जो पर्यावरण है इसके टाइप पढ़ लिया, लेकिन जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, मानव निर्मित पर्यावरण होता है, इसको एक बार हम देख लेते हैं इस बुक में क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जो कि ये सब जो क्या है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। क्या है, मनुष्य किसी जीव को बना सकता है, पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा बनाए गए नहीं। तो क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से जो भी परिचित होंगे आप जानते ही होंगे कि आपके चारों आप इसको देख ही सकते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ठोस परपटी जो कि कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया, ये जो हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं फिगर में, ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी क्या, ये जो ऊपरी परत आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो आपको इस सतह मिल जाएगी, यह जो हमारा भूपरपटी है, लगभग कितना, हमने पिछली क्लासों में बात किया था कि इसकी जो मोटाई है लगभग 8 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। कितनी, 8 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। लेकिन इसके नीचे वाला भाग आपको यहाँ पे 3 लेयर मिल जाएगी, जिसको हम पहले बोलते हैं सियाल, दूसरे वाले को बोलते हैं सीमा, तीसरे वाले को बोलते हैं निफे, यानी कि 3 परतों में विभाजित है। तो इसका पहला परत तो भूपरपटी है, भूपरपटी जो 8 से लेकर 80 किलोमीटर तक स्थित है। उसके बाद आपको दिख जाएगा मेंटल वाला पोर्शन। ठीक है, मेंटल का कुछ पोर्शन आपको ऊपरी वाला परत है, जो कि दुर्बलता मंडल के नीचे ऊपर पाया जाता है। यह वाला भाग आपको दुर्बलता मंडल मिल जाएगा। इसी के ऊपर जो स्थित है जो भी ठोस पदार्थ, वह भी इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि भूपरपटी प्लस इसमें का ऊपरी भाग। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं टोटल, तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। यानी कि जो पूरा टोटल हम ऊंचाई मान लेते हैं या फिर इसकी मोटाई मान लेते हैं, कितना होता है, 100 किलोमीटर। तो
तो और इसे इतने ही ठोस भागों पे जो हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। और इसी स्थल मंडल पे आपको देखने को मिल जाएगा पर्वत हैं, पठार हैं, घाटी, मैदान, ये सब स्थितियाँ, आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी स्थलाकृतियों में आपको देख जाएगा महाद्वीप भी स्थित हैं और जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा महासागर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा बोलते हैं स्थल मंडल, इसी पे आपको विभिन्न प्रकार के खनिज से भरपूर मात्रा पाई जाती है। कहाँ पे? स्थल मंडल पे ही आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे परिभाषित किया है स्थल मंडल की कि वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। कौन? स्थल मंडल। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से बताया, जो कि हमने अच्छे से पहले आपको बता दिया कि वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल, इन तीनों के सहयोग से कौन सा मंडल बना? जैव मंडल, जहाँ पे मानव जीवन संभव है। क्या एक के बिना किसी का जीवन संभव है? मान लेते हैं कि हमारा जो जल मंडल है, मान लेते हैं जल की संपूर्ण मात्रा हमें प्राप्त है, लेकिन वहाँ पे वायु के रूप में हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं है, तो क्या एक मानव जीवन या फिर एक जीव का जीवन संभव है? तो नहीं। अगर वायुमंडल है और रहने के लिए हमें जिस पर हम निवास करते हैं वह स्थल ही नहीं है, जब जल मंडल भी नहीं है, तो क्या एक मानव जीवन या फिर जीव का संभव है? तो जी बिल्कुल नहीं है। तो इन तीनों के सहयोग से ही एक मानव जीवन या फिर हम कहें कि एक जीव का जीवन संभव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन तीनों का सहयोग होना, किसी एक के अधूरे से यह यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बता रहा है कि जलमंडल आपको बता दिए हैं कि पिछली क्लासों में भी हमने अच्छे से बात कर लिया था कि जलमंडल का क्या होता है। जो पृथ्वी का जो आपको जलीय क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, जलीय स्रोत, वहाँ पे जलमंडल होगा वो। जैसे कि यहाँ पे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि क्या है, जो जलाशय हैं मिलकर बने हैं, ये क्या होंगे? जलमंडल होंगे। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु को पतली परत जो होती है उसको कहते हैं वायुमंडल, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर की वायु को थामे रखता है। इनमें सूर्य से आने वाली जो गर्मी है, पराबैंगनी किरण हैं, इनसे हमारी रक्षा करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि कई प्रकार के गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होता है। जैसा कि आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण यानी कि जो हमारा जलवायु है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और आपको बता दूं, अभी कल की न्यूज़ थी कि जो हमारी जो हमारी यमुना रिवर है उनमें आपको एकदम वाइट सफ़ेद की झाग दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे हिमालय पर सफ़ेद बर्फ़ जमी हुई आपको दिखाई देती है। सेम उसी प्रकार से जो हमारी यमुना रिवर है, यमुना रिवर में देखा गया झाग, जो कि एकदम पूरा एकदम सफ़ेद सा दिखाई देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे हुआ? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यह बर्फ़ का, या फिर यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, बल्कि यह जो तमाम प्रकार की जो मानव निर्मित जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे यूज़ की जाने वाली डिटर्जेंट और विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद उनको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण यह जाके जब नदी में इकट्ठा होती हैं तो वहाँ पे झाग उत्पन्न करती हैं। तो उसी कारण जो हमारी जो यमुना रिवर है वहाँ पे एकदम सफ़ेद सा पूरा परत ही जम गई है। किसकी? इसी डिटर्जेंट की। ठीक है। अभी एक कल की न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे जैवमंडल है, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जो कि हमने अच्छे से आपको फिगर में बता दिया। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। अब उसके बाद आता है पारितंत्र क्या होता है। ठीक है। तो पारितंत्र का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, आप लोग इसको देखिए कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। मतलब कि जहाँ पे वे निवास करते हैं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव होता है। ठीक है। इसी के द्वारा जो हमारी पॉपुलेशन है इनमें इंक्रीज़ देखने को मिलती है। तो यह हर जगह लागू होता है, जीव जंतुओं में भी। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कहानी के माध्यम से समझाया गया है, जो कि हमने आपको यहाँ पे परिभाषा के रूप में समझा दिया, तो इसको कहानी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या होता है? पारितंत्र होता है। अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक अपना पारितंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, ये देखिए यहाँ पे कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार आज हम पैसे देकर लेन देन, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, पहले के समय में ये सिस्टम या फिर ये सिक्के प्रचलित नहीं थे, तो लोग अपनी जो भी उनके पास वस्तुएं होती थी अधिक मात्रा में, उन्हीं के द्वारा लोग लेन देन करते थे और अदला बदली करके ही अपना व्यापार करवाते थे, जिसको वस्तु विनिमय के पद्धति के नाम से जानते हैं। तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिनमें लोग धन का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे प्राचीन समय में लोगों के पास धन नहीं होता था। तो यह जो उनके पास अधिक मात्रा में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, उन्हीं के द्वारा वे अदला बदली करके अपना जो व्यापार करते थे और अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद आता है मानव पर्यावरण, यानी कि मानवीय पर्यावरण, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण हमने अच्छे से पढ़ लिया। यह क्या होता है? तो यह मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। पहले जो मानव क्या थे? आदि मानव थे, जो कि जंगलों में निवास करते थे, खुले में रहते थे और जीव जंतुओं को मार के अपना शिकार करते थे और अपना भोजन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ, लोग जागरूक हुए, तो उन्होंने क्या किया? पशुपालन करना सीखा और कृषि करना सीखा, और उनको जो पत्थरों को रगड़ने से, एक दूसरे के साथ रगड़ने से उनको आग का ज्ञान हुआ, पहियों का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार अपना करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने कृषि शुरू की थी, कृषि करना, उनमें जब कृषि की मात्रा में अत्यधिक उनको लाभ हुआ, तो अधिशेष बचा। अधिशेष यानी कि जो खाने पीने से पर्याप्त मात्रा में बच जाए, तो उसको बोलते हैं अधिशेष। तो जब उनके पास अधिशेष बचा, तो क्या करें लोग? वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि हमारे पास जो सामान नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस सामान की अधिकता है, हम उस सामान को किसी दूसरे को दे के उनके पास, दूसरे वाले के पास जो अधिकता है, उस वस्तु को हम ले सकते थे। इस पद्धति के द्वारा उस समय व्यापार चलता था। उसके बाद लेकिन मानव इतना लालची है कि वह पर्यावरण से इतना लाभ कमाना या फिर इतना लाभ चाहने लगा कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की बजाय लाभ की अधिक सोचने लगा। आवश्यकता को तो पूरा करता ही था, लेकिन लाभ की भी अधिक सोचने लगा, जिसके कारण वह जो पर्यावरण है उनमें हस्तक्षेप अधिक करने लगा। मानवीय हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसके कारण वह क्या करने लगा? फैक्ट्रियाँ निर्माण करने लगा, कारखाने निर्मित करने लगा, स्टील प्लांट स्थापित किया, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियाँ स्थापित किया, जिसके कारण क्या हुआ? प्रदूषण बढ़ा। तो वहाँ पे प्रदूषण जब बढ़ेगा तो क्या होगा? और इसके बाद वह जो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ देखने को मिल जाएगा। जंगलों को उन्होंने काटने लगा, तो जब जंगलों को काटेगा क्या होगा? हमारा जो पर्यावरण होगा उसमें क्षति होगी, जिसके कारण यहाँ पे आज मानव भुगत रहा है उसका परिणाम, जो कि मानव के सामने है आज। लेकिन मानव अभी भी इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। वह अभी भी अपने लाभ के बारे में सोचता जा रहा है, जबकि पृथ्वी के बारे में यह नहीं सोच रहा है कि पृथ्वी का आने वाले समय में कैसा परिणाम भोगने को मिल जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में ही रामबन और जोशीमठ आपको धंसता हुआ दिखाई दिया था। पिछले साल में आपको न्यूज़ में दिखाई दिया होगा कि किस प्रकार वह जोशीमठ जो है नीचे की तरफ धंस रहा है। यह क्यों हो रहा है? तो यह मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। वहाँ पे टूरिज़्म जैसी प्रक्रियाओं को लोग बढ़ाने के चक्कर में, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग?
पहाड़ों को काट काट के बिल्डिंगें बना रहे हैं, तमाम प्रकार की सड़कें बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसी के कारण वहाँ पे क्या होगा, जब जहाँ पे अधिक मात्रा में हद से ज़्यादा वहाँ पे विकास को ध्यान दिया जाएगा तो यही स्थिति उत्पन्न होना संभाविक है। तो इसी कारण क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो हस्तक्षेप दिखाई दे रहे हैं, जो मानव द्वारा हस्तक्षेप किए गए हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे कुछ अभ्यास के क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि पारितंत्र क्या होता है। उसके बाद यह तो आप बता ही सकते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यह भी आप बता सकते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं, यह भी आप बता ही सकते हैं। कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, तो यह तो आप अच्छे से दे सकते हैं। स्थल मंडल क्या होता है, जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक बताइए। जैव मंडल क्या होता है, इन सबको आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल है या क्या प्रकृति द्वारा बनाया गया है कि नहीं, तो बनाया गया है, तो यह नहीं हो सकता। ताल क्या है, यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है। जो कि प्रश्न में पूछा कि प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है, तो क्या है, ताल, तो ये तो मनुष्य को द्वारा बनाया गया, तो यही आंसर होगा आपका। उसके बाद इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, यह मानवीय पर्यावरण का घटक है, तो यह क्या होगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया। धर्म तो मानव द्वारा बनाया गया, समुदाय भी तो एक मानव द्वारा ही निर्मित किया गया, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा स्थल, तो यह प्रकृति को द्वारा बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो कौन सा है। ये पहाड़ क्या मनुष्य द्वारा बनाया गया, जी बिल्कुल नहीं। समुद्र मनुष्य बनाया है, नहीं। सड़क, यह मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि खतरा है, नहीं। जनसंख्या वृद्धि खतरा है, बिल्कुल यही आंसर होगा। जो कि भारत अपने एक बोल सकते हैं कि जो हमारा भारत है वह हर जगह आ गया है, लेकिन यह जनसंख्या वृद्धि में भी पीछे नहीं रह सकता। यह अपना जो भारत है, यह जनसंख्या वृद्धि में भी अपना नंबर वन बन के दिखा दिया दुनिया को कि हम इसमें भी पीछे नहीं रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे मिलान दिया है, मिलान करना है। जो कि जलमंडल क्या है, तो यह वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल एवं वायु सभी पारस्परिक क्रियाएं देखने को मिल सकती हैं, तो यह 5वां नंबर पे हो सकता है। फिर उसके बाद वायुमंडल की बात कर रहा है, तो यह पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर होती हैं। जलमंडल क्या है, तो जलीय क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पर्यावरण यहाँ पे दिया है, उसके बाद ये कौन सा हो सकता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यह नहीं होगा। हमारे आसपास का क्षेत्र, यह जल, बिल्कुल यही हो सकता है। कौन सा, 4था नंबर। ठीक है। उसके बाद आगे कुछ कारण बताइए, इस तरह के पूछा है। बोला कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों कर रहा है। यह कारण आप जानते हैं क्यों कर रहा है, आप भी एक मानव ही है, तो आप भी जानते होंगे कि हम पर्यावरण में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो आप इस तरह भी बता सकते हैं। इसके बाद बोला कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, कैसे हैं, इसको आप समझा सकते हैं। तो आज यह जो इतना हमने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अगला हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि एक दूसरे को लाभ हो सके। और आगे हम अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।